अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास हम सेल डिवीजन पढ़ रहे थे। हमने प्रीवियस लेक्चर में इंटरफेस की डिफरेंट फेजेस पढ़ी थी। आज हम देखेंगे कि सेल की डिवीजन की कितनी फेजेस होती हैं या डिवीजन की क्या क्या सीक्वेंसेस होते हैं, क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं। सो सेल डिवीजन इज डिवाइडेड इनटू सेल डिवीजन इज ऑफ 2 टाइप्स। ठीक है, सेल जब डिवाइड होता है तो वो 2 तरीके से डिवाइड हो सकता है, या माइटोसिस के थ्रू या मेयोसिस के थ्रू। ठीक है, 2 प्रोसेसेस हैं सेल डिवीजन की, 2 टाइप्स हैं, माइटोसिस एंड मेयोसिस। आज हम माइटोसिस पढ़ेंगे। माइटोसिस ये वो कॉमन टाइप है सेल डिवीजन की जो हर बॉडी सेल करता है। ठीक है, हर बॉडी सेल जब उसमें डिवाइड होना होता है नॉर्मल बॉडी सेल में, तो वो माइटोसिस के थ्रू डिवाइड होता है, न्यू सेल्स जनरेट करता है। ठीक है, माइटोसिस फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड है। ये इसकी टाइप्स नहीं है, इसके पार्ट्स हैं। जो होल माइटोसिस की लेंथ है ना, उसको हमने 2 फेजेस में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, अब एक सेल के अंदर न्यूक्लियस भी होता है और इर्द गिर्द साइटोप्लाज्म भी होता है। ठीक है, तो सेल जब डिवाइड होता है तो पहले उसका न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियाई जनरेट करता है, सेम सेल मेम्ब्रेन रहती है, सेम साइटोप्लाज्म रहता है, लेकिन 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं उसके अंदर। पहले न्यूक्लियस की डिवीजन होती है, इस न्यूक्लियस की डिवीजन को हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, फर्स्ट फेज ऑफ माइटोसिस इज द कैरियोकाइनेसिस। सेकेंडली, जब न्यूक्लियस डिवाइड हो गया तो अभी भी सेल तो एक है, न्यूक्लियाई 2 बने हैं, तो क्या होगा, ये वाला इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, क्योंकि एक सेल के लिए हर दोनों डॉटर सेल को साइटोप्लाज्म भी चाहिए, न्यूक्लियस भी चाहिए। ठीक है, तो ये साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा और 2 डॉटर सेल क्रिएट होंगे। ठीक है, तो माइटोसिस इज डिवाइडेड इनटू 2 phases. First phase is the division of nucleus, that is called karyokinesis. Second phase is the division of cytoplasm, that is called cytokinesis. ठीक, cytokinesis is further divided into 4 different phases. Karyokinesis is further divided into 4 different phases. फर्स्ट फेज जहाँ से डिवीजन स्टार्ट होगी दैट इज कॉल्ड प्रोफेज। सेकेंड इज जो प्रोफेज के होने के बाद स्टार्ट होगी दैट इज मेटाफेज। सीक्वेंस में याद रखना है इसको। नेक्स्ट इज एनाफेज, थर्ड फेज इज कॉल्ड एनाफेज, फोर्थ एंड लास्ट फेज इज टीलोफेज। ठीक है, प्रोफेज सबसे लॉन्ग होती है, सबसे लॉन्ग पीरियड होता है ये। ठीक, अब हम कुछ टर्म्स पढ़ते हैं। फेजेस स्टार्ट करने से पहले हम कुछ टर्म्स पढ़ते हैं जो इन फेजेस में इम्पॉर्टेंट हैं। इस टॉपिक के स्टार्ट में ये मेंशन है कि माइटोसिस अकर्स ओनली इन यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, अब डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द cells are categorized as eukaryotic cells and prokaryotic cells. सेल्स की 2 टाइप्स हो सकती हैं जब उनके न्यूक्लियस की बेस पे हम उनको डिवाइड करें, डिफ्रेंशिएट करें एक दूसरे से। तो कुछ यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, कुछ प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स विच हैव अ ट्रू न्यूक्लियस, प्रॉपर न्यूक्लियस होता है इनके अंदर। प्रोकैरियोटिक cells which do not have a proper nucleus, no true nucleus, और सिंपली आप कह सकते हो they do not have a nucleus। ठीक है, तो माइटोसिस सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में होती है। when a eukaryotic cell divide it undergoes माइटोसिस और meiosis। ठीक, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं they do not undergo माइटोसिस। ऐसा नहीं है कि डिवाइड नहीं करते, ये डिवाइड करते हैं, लेकिन क्योंकि इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं है और माइटोसिस जो सीरीज ऑफ इवेंट है इसमें न्यूक्लियस की एक सीक्वेंस में डिवीजन होती है, तो वो वाला काम तो यहाँ नहीं होगा, ये डिफरेंट तरीके से डिवाइड करेगा। तो प्रोकैरियोटिक व्हेन अ प्रोकैरियोटिक सेल डिवाइड इट अंडरगोज बाइनरी फिजन। एक प्रोकैरियोटिक सेल के डिवीजन का जो मैकेनिज्म है या प्रोसेस है उसे हम बाइनरी फिजन कहते हैं। बाइनरी मीन्स 2, फिजन मीन्स ब्रेक डाउन, टू ब्रेक डाउन इनटू 2। ठीक है, एक और टर्म है सेल्स, 2 टाइप के और सेल्स बताए हैं यहाँ पर।
सेल्स और भी दो तरह के हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शन, सॉरी डिपेंडिंग अपॉन देयर जी फंक्शन हम कह सकते हैं कि वो क्या काम करते हैं, किस काम के लिए वो जनरेट हुए हैं। कुछ सेल्स हैं सोमैटिक सेल्स और कुछ होते हैं जर्म लाइन सेल्स। टू कैटेगरीज हैं सेल्स की, सोमैटिक सेल्स एंड जर्म लाइन सेल्स। इनको हम किस कैटेगरी के, किस कैरेक्टरिस्टिक की बेस पे डिवाइड कर रहे हैं? टू कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हम देखते हैं क्या। सोमैटिक सेल्स आर दोज सेल्स विच मेक अप द बॉडी, मेक अप और बिल्ड द होल बॉडी। जैसे एक ह्यूमन की बॉडी है तो हमारी स्किन, हमारे मसल्स, हमारा ब्लड, हमारी पूरी बॉडी जो बनी हुई है वो उसकी जो कॉम्पोजिशन है दैट इज ड्यू टू सोमैटिक सेल्स। वो सारे सोमैटिक सेल्स हैं। सोमा वर्ड स्टैंड्स फॉर बॉडी, ठीक है। सोमा मीन्स बॉडी, आपने याद रखना है। तो सोमैटिक सेल्स आर दो सेल्स विच कंपोज, विच बिल्ड, विच मेक अप द होल बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और जर्म लाइन सेल्स कौन से हैं? जर्म लाइन सेल्स give rise to gametes. Gametes means eggs and sperms of living organisms, ठीक है। जर्म लाइन सेल्स क्या होते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ गेमीट्स बनाते हैं और सोमैटिक सेल्स पूरी बॉडी को बनाते हैं, ठीक है। एक और डिफरेंस है इन दोनों में, सोमैटिक सेल्स डिवाइड थ्रू माइटोसिस ओनली, जर्म लाइन सेल्स डिवाइड थ्रू मियोसिस ओनली, ठीक है। जर्म लाइन सेल्स हमेशा मियोसिस से डिवाइड होंगे और ये गेमीट्स प्रोड्यूस करेंगे। सोमैटिक सेल्स हमेशा माइटोसिस से डिवाइड होंगे और अपने ही जैसे, बिल्कुल एक जैसे अपनी ही कॉपीज जनरेट करेंगे, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों डिफरेंसेस अपने मेंशन करने हैं जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो। अब हम माइटोसिस की फेजेस स्टार्ट करते हैं। माइटोसिस की फर्स्ट फेज है प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होता है? प्रोफेज सबसे लंबी फेज है, यू कैन से। और प्रोफेज स्टार्ट्स फ्रॉम श्रिंकिंग, या फिर आपकी बुक में जो वर्ड यूज हुआ है दैट इज कंडेंसेशन, ठीक है, ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। अब आप यहाँ पे कुछ, ये एक न्यू टर्म आ गई आपके लिए, आप इसको भी देखो पहले ये क्या होता है, ठीक है, ये क्या होता है। अब यहाँ पे मैं एक सेल ड्रॉ करूँगी, साथ साथ आपको बताऊँगी इसमें क्या इवेंट्स हो रहे हैं। ये सेल मेम्ब्रेन है और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जिसके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल होता है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म होता है। तो जब सेल प्रोफेज में इंटर होता है तो उस टाइम पे उसका, आपने ये पढ़ा होगा प्रीवियस चैप्टर में कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर, ये न्यूक्लियस के अंदर सेल का डीएनए होता है। ये तो आप सबको पता होगा कि न्यूक्लियस के अंदर सेल का डीएनए होता है या जेनेटिक मटेरियल होता है। तो वो जो जेनेटिक मटेरियल है, सारा जो जीन्स हैं, वो लूज थ्रेड लाइक फॉर्म में है। अभी उनकी कोई प्रॉपर शेप नहीं है, ठीक है, वो लूज फॉर्म में है, ठीक, थ्रेड लाइक फॉर्म में है, कोई प्रॉपर शेप नहीं है। तो व्हेन genetic material of a cell is in loose thread like form, it is called chromatin. इसको chromatin material कहते हैं, ठीक है, आपने याद रखना है, ठीक। तो प्रोफेज में chromatin material starts shrinking, वो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है वो एक दूसरे के साथ बाइंड होना शुरू हो जाते हैं, टाइटली पैक होना शुरू होते हैं, उसकी पैकिंग स्टार्ट हो जाती है, कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाती है। ये दोनों वर्ड सेम है, ठीक है। तो क्रोमेटिन मटेरियल की जब पैकिंग स्टार्ट होगी, वो टाइटली पैक होना शुरू होगा, तो इट विल एंड अप इनटू क्रिस क्रॉस शेप ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ये क्रॉस शेप की जेनेटिक मटेरियल में आ जाएगा। जेनेटिक मटेरियल चेंज नहीं हुआ, जैसे उसकी शेप थ्रेड लाइक से लेके क्रॉस शेप में आ गई है, ठीक है। हम यहाँ पे दो ड्रॉ करते हैं। स्टिल वो न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर है और स्टिल वो साइटोप्लाज्म के अंदर है, ठीक है। फर्स्ट मैंने आपको क्या इवेंट बताया प्रोफेज का, कि क्रोमेटिन मटेरियल स्टार्ट्स श्रिंकिंग एंड क्रोमोसोम्स, सॉरी इसको क्रोमोसोम कहते हैं। ये जो क्रिस क्रॉस फॉर्म है या कंडेंस्ड फॉर्म है, कॉम्पैक्ट फॉर्म है, टाइट फॉर्म है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? क्रोमेटिन की टाइट फॉर्म को, क्रिस क्रॉस फॉर्म को हम कहते हैं
क्रोमोसोम, ठीक है, ये क्रोमोसोम है, ठीक। अब क्रोमोसोम का कैसा स्ट्रक्चर होता है पहले ये देख लें आप। क्रोमोसोम के जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इसे हम क्रोमोसोम की आर्म्स कहते हैं, ठीक है। जहाँ से ये आर्म्स एक दूसरे के साथ अटैच हुए होते हैं, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे हम कहते हैं सेंट्रोमियर, ठीक है। और इस सेंट्रोमियर पे कुछ कॉम्प्लेक्स टाइप की, कुछ स्पेशल टाइप की प्रोटीन अटैच हुई होती है। सेंट्रोमियर पे एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन अटैच होती है, दैट इज कॉल्ड काइनेटोकोर प्रोटीन, ठीक। एक और टर्म है रिलेटेड टू क्रोमोसोम, वो है सिस्टर क्रोमेटिड्स। जो क्रोमोसोम के आर्म्स होते हैं दैट आर कॉल्ड क्रोमेटिड्स, याद रखना है आपने। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स ऑफ अ क्रोमोसोम आर कॉल्ड क्रोमेटिड्स और द आर्म्स ऑफ अ क्रोमोसोम आर कॉल्ड क्रोमेटिड्स, ठीक है। अगर तो ये एक ही क्रोमोसोम है, सिंगल क्रोमोसोम है, और इसके आर्म्स एक दूसरे से एग्जैक्टली अलाइक हैं, उनका साइज़ बिल्कुल एक जैसा है, उनकी शेप एक जैसी है, तो एग्जैक्टली अलाइक क्रोमेटिड्स और एग्जैक्टली अलाइक आर्म्स ऑफ अ क्रोमोसोम आर कॉल्ड सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ ईच अदर, सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक। ये आपने याद रखना है। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर यहाँ पे पूरा हो गया। अब आप देखो नेक्स्ट इवेंट क्या होता है। प्रोफेज का नेक्स्ट इवेंट है centrosomes move to opposite poles of the cell। अब आप देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के जस्ट नियर यहाँ पे, तो इस तरह से एक पेयर के फॉर्म में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के करीब पेयर की फॉर्म में, यानी कि टू होते हैं पेयर के फॉर्म में, सेंट्रियोल्स होते हैं, इनको हम सेंट्रियोल्स कहते हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर्स हैं, स्पेशल स्ट्रक्चर्स। ये भी सेल ऑर्गेनेली है, जैसे कि गोल्जी apparatus होता है, जैसे न्यूक्लियस है, जैसे न्यूक्लियोलस है, जैसे बाकी के सेल के स्ट्रक्चर्स हैं, इसी तरह सेल ऑर्गेनेलीज हैं, उसी तरह सेंट्रियोल्स भी सेल की ऑर्गेनेलीज हैं। अब देखो जब एक सेल प्रोफेज में आता है तो प्रोफेज में वो सेंट्रियोल्स डबल हो जाते हैं, अपने आप को डुप्लीकेट करते हैं, यानी इस टाइम पे ये 2 है ना, तो ये 4 हो जाएंगे, ठीक है, और ये 2 के सेट में रहेंगे, ठीक। तो क्या होगा, और वो दोनों जो एक सेट है, जो एक पेयर है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रोसोम। जो वर्ड मैंने यहाँ लिखा है सेंट्रोसोम मूव टुवर्ड ऑपोजिट पोल, ये वन पेयर ऑफ सेंट्रियोल इज कॉल्ड सेंट्रोसोम। तो यहाँ पे 2 पेयर जनरेट हो गए सेंट्रोसोम्स के, और वो दोनों क्या करेंगे, वो एक दूसरे के ऑपोजिट जाना शुरू करेंगे, प्रोफेज में वो एक दूसरे के ऑपोजिट जाना शुरू करेंगे, और एट द एंड ऑफ प्रोफेज वो ऑपोजिट पोल्स पे होंगे, वो सेल के ऑपोजिट एंड्स पे होंगे, ठीक है। साथ ही साथ जब ये ऑपोजिट पोल्स पे जाना स्टार्ट करेंगे तो इनके अंदर से स्पिंडल फाइबर्स जनरेट होंगे, स्पिंडल फाइबर्स, फाइबर मीन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक। इस तरह से इनके दरमियान थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स भी जनरेट होंगे, और जैसे जैसे ये ऑपोजिट मूव करेंगे तो वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एलोंगेट होते रहेंगे, ठीक है। स्पिंडल फाइबर कहेंगे उन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच ओरिजिनेट फ्रॉम सेंट्रोसोम्स ड्यूरिंग माइटोसिस, ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ माइटोसिस आर कॉल्ड स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। नेक्स्ट अब आप ये देखो जो फोर्थ इवेंट है वो क्या होता है प्रोफेज में, साइड बाय साइड ये सारे इवेंट्स चल रहे थे, साथ साथ क्या होता है कि जो न्यूक्लियर इन्वेलप है ये आहिस्ता आहिस्ता डिजॉल्व होना शुरू हो जाता है, ठीक है। न्यूक्लियस को या न्यूक्लियर मटेरियल को, जितना भी अंदर जेनेटिक मटेरियल है, इस सारे मटेरियल को एक मेम्ब्रेन सराउंड कर रही होती है, इट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे सेल को एक मेम्ब्रेन सराउंड करती है और उसे हम कहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन।
तो ड्यूरिंग प्रोफेज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स डिसअपियरिंग और एट द एंड ऑफ प्रोफेज यानी जब प्रोफेज एंड होने वाली होगी नेक्स्ट फेज स्टार्ट होने वाला होगा तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाएगी। तो हम लिखते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और एनवेलप डिसअपियर्स। ठीक है, एक और इवेंट होगा यहाँ पे लास्ट, जब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगी ये वाले सेंट्रोसोम्स दोनों ऑपोजिट पोल्स पर पहुंच चुके होंगे। एट द एंड ऑफ प्रोफेज क्या होगा कि ये स्पिंडल फाइबर्स हैं, क्या होगा कि स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू क्रोमोसोम्स। स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम की ये जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था सेंटर में जो है सेंट्रोमियर, स्पिंडल फाइबर्स इलोंगेट होके इन सेंट्रोमियर्स के साथ आके अटैच हो जाएंगे, स्टिक कर जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, ये होना स्टार्ट हो जाएगा और इसी इवेंट के दौरान प्रोफेज एंड हो जाती है और नेक्स्ट फेज मेटाफेज स्टार्ट हो जाती है। मेटाफेज हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे क्योंकि नेक्स्ट 3 फेजेस बहुत शॉर्ट हैं, प्रोफेज थोड़ी सी लॉन्ग होती है, प्रोफेज में ज़्यादा इवेंट्स होते हैं, तो आप इसी पे फोकस करोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर इतना ही है। अल्लाह हाफिज़।